दिल्ली की तंग गलियों में बसी थी एक खुशहाल जिंदगी, जहां प्रिया अपने सपनों को उड़ान दे रही थी। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जिसका चेहरा हमेशा मुस्कान से सजा रहता था और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने चमकते थे। वह दिल्ली की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी, मेहनत और लगन से अपने करियर को संवार रही थी। उसका घर दिल्ली के सरोजनी नगर में था, एक छोटा सा लेकिन प्यार से भरा परिवार। परिवार में सिर्फ उसकी मां सरला देवी और उसका छोटा भाई अर्जुन था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, जब प्रिया सिर्फ 12 साल की थी। उस दिन से प्रिया ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। छोटी उम्र में ही वह परिवार की रीढ़ बन गई थी, मां का सहारा और भाई की प्रेरणा। सरला देवी हमेशा कहती थीं कि प्रिया उनकी बेटी कम, घर की मालकिन ज्यादा थी। उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति को भी संभाला। अर्जुन, जो अब 22 साल का हो चुका था, अपनी दीदी को मां और बहन दोनों मानता था। प्रिया की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसका एक बॉयफ्रेंड करण भी था, जिसके साथ वह अपने भविष्य की योजनाएं बनाती थी। करण एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो दिल्ली में ही एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई थी। प्रिया ने अपनी मां और भाई से करण की बात छुपा रखी थी, क्योंकि वह सही समय का इंतजार कर रही थी। आज प्रिया का जन्मदिन था और इस खास मौके पर उसकी मां और भाई दिल्ली से आगरा आए थे। सुबह से ही घर में उत्सव का माहौल था। सरला देवी ने प्रिया की पसंदीदा रबड़ी बनाई थी और अर्जुन बाजार से ढेर सारे गुब्बारे और एक बड़ा केक लाया था। प्रिया की सहेलियां भी घर पर जमा हो गई थीं और हंसी मजाक के बीच दिन बीत गया। रात के 11 बजे थे जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। प्रिया ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने करण खड़ा था, आंखों पर पट्टी बांधे, हाथ में एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया। प्रिया एक पल के लिए सन्न रह गई। उसकी मां और भाई भी चौंक गए। प्रिया को डर था कि कहीं उसका राज खुल न जाए, क्योंकि उसने करण की बात परिवार से छुपा रखी थी। करण ने जैसे ही आंखों से पट्टी हटाई, वह भी हैरान रह गया। उसने प्रिया की मां और भाई को देखा और एकदम चुप हो गया। सरला देवी ने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि वह कौन है। प्रिया घबरा गई, लेकिन करण ने हिम्मत जुटाकर सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वह प्रिया से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। सरला देवी ने पहले तो गुस्सा दिखाया, लेकिन फिर प्रिया की खुशी को देखते हुए बातचीत शुरू की। उन्होंने करण से उसके परिवार, नौकरी और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। करण ने बड़े शांत और आत्मविश्वास से जवाब दिए। सरला देवी को उसकी सादगी और ईमानदारी पसंद आई। उन्होंने कहा कि प्रिया ने हमेशा परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। बचपन से ही उसने अपने पिता की कमी को पूरा किया, घर को संभाला और अर्जुन को पढ़ाया लिखाया। अगर करण उसे खुश रख सकता है, तो वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। अर्जुन ने भी करण को पसंद किया और मजाक में कहा कि अब दीदी को सौंपने का वक्त आ गया है। करण ने वादा किया कि वह प्रिया का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे कभी दुख नहीं देगा। माहौल हल्का हो गया और रात हंसी खुशी बीत गई। अगले दिन सुबह सरला देवी और अर्जुन को दिल्ली वापस जाना था। प्रिया और करण उन्हें स्टेशन छोड़ने गए। आगरा कैंट स्टेशन पर भीड़ थी और ट्रेन आने में अभी समय था। इंतजार करते वक्त प्रिया की नजर एक भिखारी पर पड़ी, जिसका नाम रामू था। वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था, एक हाथ में बैसाखी और दूसरे में एक पुराना थैला। वह प्रिया के पास आया और पैसे मांगने लगा। प्रिया ने उसे कुछ सिक्के दे दिए, लेकिन रामू ने जानबूझकर उसका हाथ छू लिया। प्रिया को गुस्सा आया और उसने रामू को एक थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ ने प्रिया का साथ दिया, लेकिन जब रामू ने अपनी बैसाखी दिखाई और रोने लगा, तो प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी और करण के साथ वहां से चली गई। सरला देवी और अर्जुन की ट्रेन आ गई और वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रिया ने मां को फोन पर वादा किया कि वह जल्द ही उनसे मिलने दिल्ली आएगी। कुछ दिन बाद प्रिया को अपने कॉलेज के एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली वापस आना था। उसने रात की ट्रेन बुक की, जो आगरा से दिल्ली की थी।
करण ने उसे मना किया कि वह रात में अकेले सफर न करे, लेकिन प्रिया ने कहा कि उसे कोई डर नहीं है और वह लेडीज कोच में होगी। रात के 8 बजे प्रिया स्टेशन पहुंची। उसने मां को फोन किया और बताया कि वह ट्रेन में बैठ चुकी है। मां ने उसे बार बार हिदायत दी कि वह सावधान रहे और किसी अनजान से बात न करे। प्रिया ने हंसते हुए कहा कि वह ठीक है और 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगी। ट्रेन के लेडीज कोच में कुछ ही लोग थे। प्रिया के पास एक परिवार बैठा था जो गाजियाबाद उतरने वाला था। उस परिवार की एक आंटी ने प्रिया से बात शुरू की और पूछा कि वह कहाँ जा रही है। प्रिया ने बताया कि वह दिल्ली जा रही है और उसका भाई उसे स्टेशन पर लेने आएगा। आंटी ने हंसते हुए कहा कि वह भी अपने बेटे से मिलने जा रही है। बातचीत में समय बीत गया और प्रिया ने करण को भी फोन किया। करण ने उसे फिर से सावधान रहने को कहा और मजाक में बोला कि वह जल्द ही उससे मिलने दिल्ली आएगा। बात करते करते प्रिया का फोन स्विच ऑफ हो गया क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। गाजियाबाद स्टेशन पर वह परिवार उतर गया। आंटी ने प्रिया को बताया कि अब दिल्ली सिर्फ 20 मिनट दूर है और उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कहा। अब कोच में सन्नाटा था। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे एक परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वह रामू था, वही भिखारी जिसे उसने स्टेशन पर देखा था। रामू ने उसे पहचान लिया था और अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह प्रिया के पास आया और पैसे मांगने लगा। प्रिया ने डरते हुए अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और उसे देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गंदी बातें शुरू कर दी और कहा कि वह उसके साथ सुहागरात मनाना चाहता है। प्रिया घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसने कोच की चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे धक्का दे दिया। प्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन रामू ने उसे दरवाजे के पास रोक लिया। उसने फिर से वही गंदी बातें दोहराईं और प्रिया को धमकाने लगा। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि स्टेशन अब सिर्फ 7 मिनट की दूरी पर था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे से कूद गई। रामू ने भी अपनी बैसाखी फेंकी और उसके पीछे कूद पड़ा। ट्रेन के अगले कोच में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। उसने प्रिया को कूदते हुए देखा और चेन खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य यात्री ने उसे रोक लिया। उस यात्री ने कहा कि अगर लड़की को अपनी जान की परवाह नहीं है तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? स्टेशन अब बस कुछ ही मिनट दूर है, वहां जाकर शिकायत कर देना। रोहन ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसका मन बेचैन था। इधर रामू ने प्रिया को पकड़ लिया था। अंधेरे में स्टेशन से कुछ दूरी पर उसने प्रिया के साथ बलात्कार किया। प्रिया चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसका शरीर थक चुका था और वह बेहोश हो गई। जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पहुंची तो अर्जुन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर अपनी दीदी का इंतजार कर रहा था। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। वह बेचैन हो गया और दीदी दीदी चिल्लाते हुए कोच में ढूंढने लगा। जब उसे प्रिया नहीं मिली तो वह सीधे स्टेशन की पुलिस चौकी पर गया। वहां रोहन पहले से ही अपनी शिकायत दर्ज करा रहा था। उसने बताया कि उसने एक लड़की को ट्रेन से कूदते देखा था और उसके पीछे एक लंगड़ा भिखारी भी कूदा था। अर्जुन ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि उसकी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। उसका करण के साथ रोका होने वाला था। वह खुश थी। वह कभी अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें स्टेशन से कुछ किलोमीटर पहले एक सुनसान जगह पर प्रिया मिली। वह पूरी तरह नग्न थी और उसका शरीर खून से सना था। अर्जुन ने अपनी जैकेट उतारी और दीदी को ढक दिया। उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। पुलिस ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक प्रिया की सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने रामू को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में छापेमारी शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में रामू को स्टेशन पर देखा गया, जहां वह ट्रेन में चढ़ा था। एक स्थानीय मुखबिर ने बताया कि आजाद नगर में एक लंगड़ा भिखारी एक बैग बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे दबोच लिया। रामू ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब प्रिया का बैग उसके पास से बरामद हुआ तो दिल्ली की सड़कों पर प्रिया के लिए इंसाफ की मांग गूंजने लगी। करण और अर्जुन ने हार नहीं मानी।
हर सुबह करण अपने कमरे में बैठकर प्रिया की तस्वीर को देखता और खुद से वादा करता कि वह उसकी मौत को बेकार नहीं जाने देगा। प्रिया की मुस्कान, उसकी बातें, उसकी जिंदा दिली अब भी उसके दिल में बसी थीं। अर्जुन, जो अपनी दीदी को मां की तरह मानता था, अब गंभीर हो गया था। उसका एकमात्र मकसद था अपनी दीदी को इंसाफ दिलाना। पुलिस स्टेशन में रामू को ले जाया गया। हवालात में बैठा रामू बार बार यही दोहरा रहा था, मैं भिखारी हूं, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूं, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? इंस्पेक्टर अजय ने उसकी ओर कड़क नजरों से देखा और कहा, सबसे बड़ा सबूत प्रिया का वह बैग है जो तेरे पास से बरामद हुआ, और दूसरा सबूत यह है कि जिस लड़की के साथ तूने यह हरकत की वह अभी जिंदा है। अगर उसके बयान देने के बाद मुझे पता चला कि यह सब तूने किया तो तुझे फांसी पर चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। रामू चिल्लाया, तुम मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। मैं अदालत तक जाऊंगा। यह बैग मुझे झाड़ियों के पास मिला था, मैं इसे बेचने गया था। तभी हवलदार के फोन की घंटी बजी। कॉल हॉस्पिटल से थी। डॉक्टर ने उदास स्वर में कहा, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। हवलदार ने इंस्पेक्टर अजय को यह खबर दी। रामू ने सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी जो किसी का ध्यान नहीं गया। मामला अदालत में पहुंचा। रामू के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था सिवाय उस बैग के। उसने अदालत में वही बात दोहराई, मुझे बैग झाड़ियों में मिला था। सबूतों के अभाव में अदालत ने उसे बरी कर दिया। जैसे ही फैसला सुनाया गया, कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, प्रिया को इंसाफ दो। हर किसी को यकीन था कि रामू ही गुनहगार है, मगर कानून के सामने कोई सबूत नहीं था। रामू आजाद था और उसकी आंखों में एक विजेता सी चमक थी। दिल्ली की सड़कों पर सवाल गूंजने लगे कि क्या प्रिया को इंसाफ मिलेगा या उसका केस भी कोलकाता की डॉक्टर बेटी, उन्नाव, दिल्ली जैसे उन तमाम हादसों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। लोग निराश थे, मगर प्रिया का बॉयफ्रेंड करण टूट चुका था। उसकी दुनिया उजड़ गई थी। करण का गुस्सा और दर्द अब दीवानगी में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह प्रिया को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कानून उसे इंसाफ नहीं दे सका, मगर वह लड़ेगा जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने प्रिया के शव को एक फ्रीजर रूम में कांच के पीछे सुरक्षित रखवाया। करण का यह कदम सुनकर हर कोई हैरान था। करण अपने दोस्त राहुल के पास गया, जो एक न्यूज चैनल में रिपोर्टर था। उसने राहुल को सारी बात बताई और प्रिया के साथ हुए अन्याय की कहानी दुनिया तक पहुंचाने को कहा। राहुल ने तुरंत इस खबर को अपने चैनल पर चलाया। देखते ही देखते पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए। रात के अंधेरे में औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े सब मोमबत्तियां लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। नारे गूंजने लगे, प्रिया को इंसाफ दो, हमारी मांगें पूरी करो। दिल्ली पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। कमिश्नर के पास फोन की घंटियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। आखिरकार केस को फिर से खोलने का आदेश दिया गया। इंस्पेक्टर अजय को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अजय ने करण को बुलाया और पूछा, क्या माजरा है, तूने यह सब क्यों किया? करण ने सारी बात बताई और यह भी कहा कि उसने अभी तक प्रिया का अंतिम संस्कार नहीं किया। अजय ने गंभीरता से कहा, प्रिया का मेडिकल रिपोर्ट दो। मेडिकल रिपोर्ट की जांच में पता चला कि प्रिया के शरीर में कुछ ऐसे निशान और लक्षण थे जो डीएनए टेस्ट से मिलाए जा सकते थे। अजय ने तुरंत रामू को फिर से पकड़ने का आदेश दिया। पुलिस ने उसे आजाद नगर में दबोच लिया, जहां वह फिर से भटक रहा था। अस्पताल में रामू का डीएनए टेस्ट करवाया गया। जो रिपोर्ट आई उससे साफ हो गया कि प्रिया के साथ बलात्कार कोई और नहीं बल्कि रामू ने ही किया था। मगर तब तक देर हो चुकी थी। रामू को खबर मिल चुकी थी और वह हवालात से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी। कई दिनों की तलाशी के बाद रामू को एक सुनसान गांव में पकड़ा गया, जहां वह भिखारी बनकर छिपा हुआ था। उसे हवालात में डाला गया और केस फिर से अदालत में पहुंचा, मगर वहां भी कानूनी दांवपेच शुरू हो गए। तारीख पर तारीख मिलने लगी। रामू जैसे भिखारी के लिए जेल में रहना कोई सजा नहीं थी। पहले तो स्टेशन पर बिना छत के भीख मांगकर गुजारा करता था और अब जेल में उसे पंखे के नीचे 2 वक्त की रोटी मुफ्त में मिल रही थी।
मुकदमा चलता रहा, मगर इंसाफ की राह अभी भी लंबी थी। दिल्ली की सड़कों पर लोग अब भी प्रिया के लिए इंसाफ मांग रहे थे। करण ने हार नहीं मानी थी। वह हर सुनवाई में कोर्ट जाता, हर उस गवाह को ढूंढने की कोशिश करता जो प्रिया के लिए इंसाफ की लड़ाई में मदद कर सकता था। उसने एक वकील, अमित शर्मा, की मदद ली, जो इस तरह के केसों में माहिर था। अमित ने करण को भरोसा दिलाया कि वह रामू को सजा दिलवाकर रहेगा। इधर अर्जुन भी अपनी दीदी के लिए इंसाफ की जंग में करण के साथ खड़ा था। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था जस्टिस फॉर प्रिया। इस कैंपेन ने पूरे देश का ध्यान खींचा। लोग प्रिया की कहानी को शेयर करने लगे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हर शहर में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रिया की कहानी अब सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे देश की आवाज बन चुकी थी। करण और अर्जुन की जंग अब सिर्फ प्रिया के लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए थी जिसके साथ अन्याय हुआ था। जस्टिस फॉर प्रिया के नारे ने पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग प्रिया की कहानी को लाखों बार शेयर कर रहे थे। न्यूज़ चैनलों पर डिबेट्स हो रहे थे और लोग सड़कों पर मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की मांग कर रहे थे। इस दबाव ने पुलिस और कोर्ट को भी हरकत में ला दिया। इंस्पेक्टर अजय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने प्रिया के केस को फिर से खोला और हर उस सबूत को इकट्ठा करने में जुट गया जो रामू को सजा दिला सके। प्रिया के मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए टेस्ट के अलावा अजय ने उस रात के सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगाला। एक छोटे से रेलवे स्टेशन के फुटेज में रामू को ट्रेन में चढ़ते और प्रिया के पीछे जाते देखा गया। यह फुटेज एक महत्वपूर्ण सबूत बन गया। इसके अलावा अजय ने उस सुनसान जगह के आसपास के गवाहों को ढूंढा जहां प्रिया के साथ बलात्कार हुआ था। एक ठेले वाले ने बताया कि उसने उस रात एक लंगड़े भिखारी को उस इलाके में देखा था जो जल्दी जल्दी भाग रहा था। इधर करण ने अपने वकील अमित शर्मा के साथ मिलकर एक मजबूत केस तैयार किया। अमित एक अनुभवी वकील थे जिन्होंने कई ऐसे केस लड़े थे जहां पीड़ितों को इंसाफ मिलना मुश्किल लगता था। उन्होंने प्रिया के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग की और जनता के दबाव के कारण यह मांग मंजूर हो गई। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। रामू ने फिर वहीं रट्टा लगाया, मैं भिखारी हूं, मैंने कुछ नहीं किया, बैग मुझे झाड़ियों में मिला था। लेकिन इस बार सबूतों का पहाड़ उसके खिलाफ था। डीएनए टेस्ट, सीसीटीवी फुटेज और ठेले वाले की गवाही ने रामू के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। करण और अर्जुन हर सुनवाई में कोर्ट में मौजूद रहते। करण की आंखों में गुस्सा और दर्द था, लेकिन अब एक उम्मीद भी थी कि प्रिया को इंसाफ मिलेगा। अमित ने कोर्ट में जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा, रामू जैसे लोग कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। यह भिखारी नहीं, एक दरिंदा है जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली। अगर इसे सजा नहीं मिली तो समाज में डर का माहौल बन जाएगा। जज ने सारी दलीलों और सबूतों को ध्यान से सुना। आखिरी सुनवाई के दिन कोर्ट में सन्नाटा था। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। जज ने अपना फैसला सुनाया। रामू को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत दोषी पाया जाता है। उसे बलात्कार और हत्या के लिए फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। करण और अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी और सुकून के थे। रामू को हवालात में ले जाया गया। वह चिल्ला रहा था, मैं बेकसूर हूं, लेकिन उसकी आवाज अब किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ महीनों बाद फांसी की सजा को अमल में लाया गया। रामू का अंत हो गया और प्रिया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। करण ने प्रिया का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। उसने यमुना नदी के किनारे प्रिया की चिता सजाई। सरला देवी और अर्जुन भी वहां मौजूद थे। करण ने प्रिया की तस्वीर को सीने से लगाया और कहा, प्रिया, तुम्हें इंसाफ मिल गया। अब तुम सुकून से सो सकती हो। जैसे ही चिता की आग भड़की, दिल्ली की हवाओं में एक शांति सी छा गई। जस्टिस फॉर प्रिया कैंपेन ने न सिर्फ प्रिया को इंसाफ दिलाया, बल्कि देश भर में औरतों की सुरक्षा के लिए एक नई जागरूकता पैदा की। करण और अर्जुन ने एक एनजीओ शुरू किया जो बलात्कार पीड़ितों को कानूनी और भावनात्मक सहायता देता था। प्रिया की कहानी अब एक मिसाल बन गई थी। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती थी कि अगर हिम्मत और एकजुटता हो तो कानून के रास्ते इंसाफ की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है।
प्रिया को इंसाफ मिला और उसकी आत्मा को सुकून। दिल्ली की गलियों में अब भी उसकी मुस्कान की गूंज थी, जो हर उस लड़की को हिम्मत दे रही थी जो अपने सपनों को पंख देने की कोशिश में थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि न्याय के लिए हिम्मत, एकजुटता और निरंतर संघर्ष जरूरी है। दोस्तों, प्रिया की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। हिम्मत, एकजुटता और इंसाफ की जंग की मिसाल है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्रिया के खिलाफ चुप रहना हमें कमजोर करता है, लेकिन एक साथ मिलकर आवाज उठाने से हम सिस्टम को बदल सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या यह आपको प्रेरित करती है कि इंसाफ के लिए लड़ना कितना जरूरी है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि प्रिया की तरह हर पीड़ित की आवाज को ताकत मिले और समाज में सकारात्मक बदलाव का रास्ता दिखे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए अगली कहानी के साथ, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचें। पूरी कहानी देखने का आपका दिल से धन्यवाद।